दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। जैसे कि क्या ओपन स्कूल वाले बच्चे जिन्होंने ओपन से 10th पास किया है या 12th पास किया है, क्या वो एलिजिबल हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक के लिए? आउटसाइड कैंडिडेट कौन कहलाता है? आउटसाइड क्राइटेरिया कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा स्टूडेंट आउटसाइड कैंडिडेट कहलाएगा और कौन सा इनसाइड? यानी कि अगर उसने 10th दिल्ली से किया है लेकिन उसका एड्रेस आउटसाइड दिल्ली का है, या फिर वो रहता दिल्ली में है लेकिन उसने 10th या 12th जो पास किया है वो यूपी या बिहार किसी भी अदर स्टेट से किया है, तो इन सब के जो ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट के बहुत सारे डाउट्स हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, और वो किसके द्वारा अप्रूव होना चाहिए, किस यानी मतलब कि वो बना हुआ जो होता है ओबीसी या एससी एसटी, वो किसके द्वारा ऑथराइज होना चाहिए, उस पर किसके सिग्नेचर होने चाहिए। उसके अलावा क्या इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए, कट ऑफ कितने जा सकती है, हॉस्टल फैसिलिटी, ड्रेस कोड क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या होता है, एज लिमिट क्या है। जबकि इनमें से बहुत सारी क्वेरी मैं पहले से ही क्लियर कर चुका हूँ, इसकी वीडियो बनी हुई है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा बताता हूँ। और फिर भी अगर कुछ डाउट्स आपके रह जाए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिस पर लिखा है ऑल अबाउट दिल्ली पॉलिटेक्निक। उस पर आप क्लिक करो, बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। एक एक करके वीडियो देखो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स है, सब कुछ वहाँ बताया गया है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं आउटसाइड कैंडिडेट के बारे में और इनसाइड कैंडिडेट या दिल्ली कैंडिडेट्स के बारे में। तो देखा, ये लास्ट ईयर के प्रोस्पेक्टस का डाटा है, अभी इस साल का बहुत जल्दी रिलीज होने वाले, तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। उस पर भी लगभग यही होगा। अगर कुछ चेंज होता है तो उससे आप एक बार चेक कर लेना, बट यही है, हर बार यही होता है। सिलेक्ट द टाइटल दिल्ली इफ़ यू हैव पास्ड योर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम अ स्कूल लोकेटेड इन दिल्ली। मतलब अगर आपने 10th या 12th जो भी पास किया, अगर वो दिल्ली से पास किया है, दिल्ली से पास किया, रहते कहाँ उसका मतलब नहीं है। अभी आप गाज़ियाबाद में रहते हो, यूपी में रहते हो, बिहार में रहते हो, कहाँ रहते हो, वो रेजिडेंट एड्रेस से मतलब नहीं है अभी यहाँ पे। अभी अगर आपने 10th कहाँ से पास किया, दिल्ली से, तो आपको क्या फिल करना होता है, दिल्ली साइड, ठीक है, यानी आप दिल्ली कैंडिडेट। और फिर आगे क्या लिखा है, सेलेक्ट द टाइटल आउटसाइड दिल्ली इफ़ यू हैव पास्ड योर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम अ स्कूल लोकेटेड इन एनसीआर। एनसीआर समझ गए आप, नेशनल कैपिटल रीजन है ना। दिल्ली के अलावा बहुत सारे और भी आसपास के जो लोकेशन है, गाज़ियाबाद, उधर कुछ नोएडा का इलाका जो है, और उसके अलावा यूपी के काफ़ी सारे हिस्से हैं, हरियाणा का कुछ पार्ट है, गुरुग्राम है, ये सब, तो ये सारा एनसीआर का पार्ट है। तो उसमें आप देख सकते हो एनसीआर के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंंने भी एनसीआर स्कूल से 10th या 12th क्लियर किया है, वो सभी, या फिर आउटसाइड दिल्ली के बाहर, यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, किसी भी स्टेट से, वो सभी कैंडिडेट कौन से लिस्ट में कहलाएंगे, आउटसाइड दिल्ली में। तो अब क्लियर हो चुका होगा। यानी आप, ये डिपेंड करता है कि आपने पास आउट कहाँ से किया है, एग्ज़ाम कहाँ से क्वालिफाई किया है। आप अभी रह कहाँ रहे उससे मतलब नहीं है, आपने एग्ज़ाम कहाँ से क्वालिफाई किया है। क्लियर है? तो पहला डाउट क्लियर हो चुका होगा। चलिए, उसके बाद बात करते हैं ओपन स्कूल के बारे में। ये बहुत बड़ा डाउट है और जो शायद पूरे यूट्यूब पे आपको किसी ने अब तक नहीं बताया होगा, कि आप क्लियर नहीं किया होगा। तो ये भी 2019 CET प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग डाटा है। इसमें साफ साफ लिखा गया, इसे पढ़ के देखो। द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग द स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर CET 2019। हो सकता है 20 में कुछ चेंज हो जाए, बट चेंज नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा। ओके, क्योंकि मैंने 2018, 17, 18, 19 तीनों प्रोस्पेक्टस पढ़ने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। तीनों में सेम ही चीज़ है। हु हैव पास्ड या अपीयर्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन थ्रू NIOS, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, NIOS सुना होगा आपने। विल बी द लोकेशन ऑफ स्टडी सेंटर या स्कूल। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव गॉट हिमसेल्फ और हर सेल्फ रजिस्टर्ड विद एनी स्कूल इन दिल्ली फॉर दिस पर्पज। ओके, मतलब अगर आपने NIOS से 10th या 12th किया है, तो आपका स्टडी सेंटर जो होगा, या आप जिस स्कूल में आप पढ़ने के लिए जाते होंगे, वो कहाँ होना चाहिए, दिल्ली में। कि वो लोकेटेड दिल्ली में होना चाहिए। द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड या अपीयर्ड in the qualifying examination through the schools located outside Delhi will be treated as outside Delhi candidates। मतलब NIOS या ओपन स्कूल जिसे आप कहते हैं, पत्राचार या कॉरस्पॉन्डेंस, ये कैंडिडेट्स भी, ये बच्चे भी, ये स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं, ये भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो जिन लोगों का ये डाउट था, बहुत सारे मैसेज मिलते हैं FB पे और Instagram पे, उन लोगों का भी ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आप लोग भी एलिजिबल हैं अगर आपने ओपन स्कूल से भी 10th या 12th किया है तो। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं बचा होगा। बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपने दिल्ली में आपका स्टडी सेंटर या स्कूल रहा है, ओपन से किया है, लेकिन कोई ना कोई स्कूल तो, किसी न किसी स्कूल से तो आप लिंक होते हो ना, तो उस केस में अगर दिल्ली से हो तो नो प्रॉब्लम, दिल्ली कैंडिडेट कहलाओगे। और दिल्ली के बाहर यानी कि NCR या फिर आउटसाइड
दिल्ली अदर स्टेट से हो तो उस केस में आप आउटसाइड कैंडिडेट रेट किए जाओगे। ओके, आउटसाइड कैंडिडेट माने जाओगे। और दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए 85% सीट्स हैं और आउटसाइड कैंडिडेट के लिए 15% सीट्स। क्लियर है। बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट है कि इस बार 2020 में आउटसाइड कैंडिडेट्स को एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अब तक की कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बहुत जल्दी फॉर्म रिलीज होने वाला है और उस प्रोस्पेक्टस में, उस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको पता चल जाएगा। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, जितनी मुझे नॉलेज है या जितना मैंने सीट हेल्प डेस्क पे उनसे कम्युनिकेट किया, उनसे बात किया है, उसके अकॉर्डिंग सभी लोग फॉर्म फिल कर सकेंगे, चाहे वो दिल्ली कैंडिडेट्स हो या आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट हो। कैसे फिल होगा, क्या होगा प्रोसेस, उसके लिए थोड़ा सा वेट करो। जल्दी ही अगस्त के फर्स्ट वीक में फॉर्म आने वाला है। फर्स्ट वीक में कभी भी आ सकता है। अब ऐसा नहीं कि 1 अगस्त को ही आ जाए, फर्स्ट वीक में कभी भी रिलीज हो सकता है। ओके, जब भी फॉर्म रिलीज होगा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, इन्फॉर्म करूँगा सारी चीज़ें, फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो थोड़ा सा वेट करो, पेशेंस रखो। उसके बाद यहाँ पे आगे देख सकते हो, द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड देयर क्वालिफाइंग एग्जाम थ्रू पत्राचार ऑब्लिक कॉरस्पॉन्डेंस shall have to produce प्रूफ ऑफ रेजिडेंस फॉर वेरीफाइंग द स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी। मतलब आपको ये प्रूफ करने के लिए कि आप दिल्ली कैंडिडेट्स हो, उसके लिए आपको एड्रेस प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ भी देना पड़ेगा, अगर आपने पत्राचार या कॉरस्पॉन्डेंस से 10th या 12th पास किया है तो। ओके, चलिए, ये सारा प्रोस्पेक्टस का डिटेल दे रहा हूँ मैं आपको, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिखा गया इसमें। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट भी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं फादर के नेम से बना हुआ है तो फिर क्या मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो देखो साफ साफ लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टस में, कास्ट सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ एप्लीकेंट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल हैव टू प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑब्लिक काउंसलिंग फैलिंग विच द कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड अंडर जनरल कैटेगरी। मतलब क्या हुआ कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो एप्लीकेंट्स के नाम पे, यानी कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके नाम पर बना होना चाहिए, आपके फादर के नाम पे नहीं। पहली बात ध्यान सुनना। ओके, SC ST OBC जो भी कैटेगरी है या EWS, आपके नाम का ही बना होना चाहिए वो। अगर आपके नाम का वो बना हुआ नहीं है, आप उसे अपने नाम से नहीं दिखा पाते हो, तो आपको जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा, यानी कि OBC या SC ST जो भी आप उसका बेनिफिट चाहते हो वो आपको नहीं मिल पाएगा। क्लियर है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, इन केस ऑफ SC/ST सर्टिफिकेट इन फादर्स नेम, अगर आप SC या ST हैं और आपका जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, वो फादर के नेम पे बना हुआ है, तो उस केस में क्या आपको एडमिशन तो मिलेगा, लेकिन एडमिशन आपका प्रोविजनल होगा। आपको एडमिशन डेट से, जिस दिन एडमिशन मिलेगा उस डेट से 3 महीने के अंदर में आपको अपने नाम पर बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये सिर्फ किसके लिए है प्रोविज़न? SC ST के लिए। OBC के लिए ऐसा कुछ भी प्रोविज़न नहीं है, या EWS के लिए। उनको आप, यानी OBC और EWS वालों को अपने नाम पर ही खुद बनवा कर रखना पड़ेगा। ओके, ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा, बहुत बड़ा डाउट था ये। उसके साथ और भी ध्यान क्या रखना है OBC वालों के लिए, फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन अंडर OBC कैटेगरी इन दिल्ली स्टेट, दिल्ली OBC लिस्ट शैल बी कंसिडर्ड। मतलब क्या, देखो हर स्टेट की OBC लिस्ट होती है, दिल्ली की भी है, तो आपको जो दिल्ली की OBC लिस्ट है, आपको गूगल पे जाना है, दिल्ली OBC लिस्ट चेक करना है, और ये चेक करना है जैसे अगर मान लो बिहार से बिलोंग करते हैं, या यूपी से हैं, या राजस्थान से, या पंजाब से, किसी भी स्टेट से हैं, आपका वहाँ का OBC बना हुआ है, तो आप आउटसाइड कैंडिडेट तो हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने 10th को ही से किया है, 12th भी, तो OBC आपका वहाँ का चलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको कि वो जो आपकी कास्ट उस OBC पे लिखी हुई है, वो कास्ट दिल्ली की OBC लिस्ट में होनी चाहिए। तो आप गूगल पे जाके दिल्ली OBC लिस्ट चेक कर लो, और उसमें चेक करो कि आपकी OBC लिस्ट पे, OBC सर्टिफिकेट पे जो कास्ट लिखी हुई है, वो कास्ट क्या दिल्ली OBC की लिस्ट में है या नहीं है। अगर है तो नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, अगर नहीं है तो फिर आप OBC से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, यानी कि OBC भी ट्रीट नहीं किए जाओगे, यानी OBC नहीं माने जाओगे। क्लियर है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ, कैंडिडेट्स पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स लोकेटेड इन दिल्ली, ध्यान सुनना, लोकेटेड इन दिल्ली, जहाँ से पास किया आपने वो कहाँ पे है, दिल्ली में, एंड हैविंग OBC सर्टिफिकेट फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली शैल बी कंसिडर्ड एज दिल्ली जनरल कैंडिडेट। क्लियर हुआ। अगर आपने दिल्ली से, आप बेशक आपने 10th दिल्ली से किया है, ओके, 10th या 12th दिल्ली से किया है, लेकिन आपका OBC सर्टिफिकेट जो है आउटसाइड दिल्ली का बना हुआ है, यानी यूपी, बिहार, किसी भी अदर स्टेट का बना हुआ है, उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको OBC जो आप है, आपको OBC नहीं माना जाएगा, आपको क्या माना जाएगा, दिल्ली का जनरल कैंडिडेट माना जाएगा। ओके, यानी जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा आपको।
क्लियर है। तो आपका अगर आप 10th या 12th दिल्ली से है तो आपका ओबीसी भी दिल्ली का ही होना चाहिए। अगर दिल्ली का नहीं हुआ तो आप जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे। उसके बाद आगे बात करते हैं कि अगर ये जो सर्टिफिकेट बनवाने हैं आपको या बना हुआ है SC ST OBC, तो वो किससे अप्रूव होना चाहिए। एटलीस्ट लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड अथॉरिटीज इज गिवन बिलो, मतलब किसके साइन होने चाहिए, किसके द्वारा वो अप्रूव होना चाहिए। या तो DM के द्वारा हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डेप्टी कमिश्नर, कलेक्टर, एडिशनल डेप्टी कमिश्नर, डेप्टी कलेक्टर, फर्स्ट क्लास, ठीक है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो हो गया, सिटी मजिस्ट्रेट, नॉट बिलो द रैंक ऑफ द फर्स्ट क्लास। ओके, तो ये सारे देख सकते हो आप यहाँ पे। तालुका मजिस्ट्रेट, मतलब कि जैसे आप अलग अलग स्टेट्स में, जैसे बिहार की बात करो वहाँ पे, अब दिल्ली में क्या है, दिल्ली में तहसीलदार से साइन करा लेते हो आप, तहसीलदार से चल जाता है। अब अलग अलग स्टेट में कहीं DM होता है, कहीं ADM होता है, तो जो भी है इसके अकॉर्डिंग यहाँ से इनके द्वारा ही बना होना चाहिए। किसी और के द्वारा बनवा लोगे आप, कभी पता चले कुछ आप लोग गाँव के मुखिया से बनवा लेते हैं, ऐसा कुछ वो सब नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने लिस्ट भी बता दी है, ये चेक कर लेना। इसके अकॉर्डिंग इनमें से किसी के साइन होने चाहिए आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे। दूसरी लिस्ट में अभी एक है चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। ओके, और ये थर्ड है रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। मोस्टली दिल्ली में जो बनता है वो रेवेन्यू ऑफिसर के साइन होते हैं या फिर तहसीलदार के साइन होते हैं। ओके, और चौथा ये है, चौथा भी देख सकते हो, ये लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड वालों के लिए है, फोर्थ जो है ऑप्शन। तो इन ऑफिसर्स के ही साइन होने चाहिए, इनमें से किसी एक के, उसके उनके अंडर उनके साइन का ही बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे थोड़ी और बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी एज क्राइटेरिया का मैंने बता दिया लेकिन फिर भी डाउट रहता है। तो एज क्राइटेरिया का चार्ट देख लो, इस चार्ट के अकॉर्डिंग देख लो, समझ लो कि जनरल कैटेगरी में अगर आप बॉयज़ हो तो 21 साल से ज़्यादा उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। ओके, बाकी प्रोस्पेक्टस आएगा तो देख लेना कि कितनी तारीख तक ये लोग देते हैं। जैसे हर साल क्या होता था, 1 अगस्त तक ये लोग चेक करते थे कि 1 अगस्त 2020 या 2019 तक इतना ईयर होनी चाहिए, इतनी एज होनी चाहिए। बट इस साल अभी अगस्त में तो फॉर्म ही रिलीज होंगे, तो हो सकता है कि सितंबर या अक्टूबर तक ये लोग कैलकुलेट करें, तो जब नया प्रोस्पेक्टस आएगा तो उसमें आप चेक कर लेना। ओके, तो 21 साल बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए 23 साल, ये जनरल कैटेगरी में। OBC के लिए 24 साल, 3 साल का डिस्काउंट होता है ना, 3 साल रिलैक्सेशन होता है। गर्ल्स के लिए 26 साल, क्योंकि देखो यहाँ गर्ल्स के लिए कितना था जनरल में 23 साल, तो 3 साल रिलैक्सेशन मिलेगा, 26 साल हो जाएगा। ST PWD बॉयज़ के लिए 26 साल और गर्ल्स के लिए 28 साल। बाकी टेस्ट 2, टेस्ट 3 और टेस्ट 4 इन सब में जनरल के लिए बॉयज़ के लिए 24 साल है, गर्ल्स के लिए 30 साल है, OBC के लिए 27 साल। मतलब इसमें जो भी जनरल के लिए उसमें इधर 3 साल जोड़ दोगे, और इसमें SC ST में 5 साल का कंसेशन होता है, 5 साल का रिलैक्सेशन, तो उसमें 5 साल ऐड कर दो। ओके, ये क्लियर होगा। टेस्ट 1 2 3 4, टेस्ट 5 अब नहीं होता, टेस्ट 5 को टेस्ट 4 बोलते हैं। अब बात आती है क्या कि हॉस्टल्स, तो हॉस्टल अब लगभग नहीं है, ध्यान रखना। दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंडर में हॉस्टल्स फैसिलिटी नहीं मिलती, सिर्फ गर्ल्स कॉलेज में 1-2 कॉलेजों में है, जैसे मीराबाई में है और कस्तूरबा पॉलिटेक्निक में भी आई थिंक है, बट सबको नहीं मिल पाएगी, ध्यान रखना। वो आप एडमिशन के टाइम जाओगे तो उनसे बात करोगे तो वो अपने आप बता देंगे किनको मिलेगी किनको नहीं मिलेगी। ओके, और बॉयज़ के लिए तो भूल ही जाओ कि हॉस्टल मिलेगा, लगभग ना के बराबर मान के चलो, आपको खुद ही अलग से रूम लेकर रेंट पर रहना पड़ेगा। उसके बाद हॉस्टल की बात हो गई। ड्रेस, और अभी कई लोग इंतजार कर रहे हैं कट ऑफ के बारे में, बताता हूँ उसके बारे में। ड्रेस कोड और सिलेबस, तो ड्रेस कोड के लिए स्पेशली वीडियो मैंने बना रखी है, आप वहाँ देख लो एक बार जाके। ओके, ब्लैक एंड वाइट जो पैंट शर्ट या जो भी है, स्कर्ट है, तो वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ बता रखी है। विंटर में कौन सी है, समर में कौन सी ड्रेस है, सब कुछ बताया हुआ है। ओके, उसकी वीडियो जो है बनी हुई, आप लिस्ट में देख सकते हो। सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर का क्या होता है, तो सिलेबस हर ट्रेड का अलग अलग सिलेबस होता है। कुछ सब्जेक्ट सेम होते हैं और कुछ थोड़े बहुत चेंज भी होते हैं, और कुछ चीज़ें कॉलेज पे भी डिपेंड करती हैं कि पर्टिकुलर कॉलेज कौन सा सब्जेक्ट उसमें इम्प्लीमेंट, एडिशनल जो होता है इम्प्लीमेंट करता है और कौन सा नहीं करता है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, पढ़ना आपको जल्दी है पढ़ने की, मुझे पता है, लेकिन अब थोड़ा सा इतना वेट किया तो थोड़ा और वेट करो। एडमिशन होने के बाद जब आप क्लास में जाओगे, आपको वहाँ पे एक एक करके सब कुछ बताया जाएगा, बुक्स के बारे में, कौन सी बुक्स लेनी है, कौन से राइटर की बुक लेनी है, नहीं लेनी है, क्या करना है, सब कुछ बताया जाएगा। तो इसके लिए पेशेंस रखो। अदरवाइज दिल्ली पॉलिटेक्निक 2020 FB ग्रुप है, आप वहाँ पे अपने कमेंट कर सकते हो या पोस्ट करके पूछ सकते हो। अगर जो भी उस कॉलेज में पर्टिकुलर जिस कॉलेज के बारे में पूछोगे, उस कॉलेज का जो भी अगर कैंडिडेट या स्टूडेंट होगा वो आपको बता देता तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं इसके बारे में ज़्यादा आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वहाँ पे टाइम टू टाइम ये चेंज होते रहता है, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट ऐड होते रहते हैं, कुछ हटता रहता है, कुछ तो कॉमन है, वो सब में कॉमन है।
अब कट ऑफ की बात आती है, तो कट ऑफ के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे आपने उस वीडियो को देखा भी है, काफ़ी लोगों ने देखा है। और उसमें कट ऑफ जैसे सिविल है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इनकी आपको पता है हर साल इनकी डिमांड ज़्यादा होती है, बच्चों में क्रेज है इन सब कोर्स के लिए, और स्पेशली पूसा, आर्यभट्ट और कुछ और कॉलेजेस हैं उन सब के लिए। तो इसकी कट ऑफ तो हाई रहने वाली है, ये सबको पता है। उस वीडियो में मैंने ये बताया है, तो कुछ लोगों ने बोला कि आपने बहुत कम बता दी कट ऑफ। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने इतनी कट ऑफ बहुत ज़्यादा बता दी, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। तो भाई मैं तो खुद चाहता हूँ कि कट ऑफ कम जाए ताकि सबका एडमिशन हो जाए, और उम्मीद है कि थोड़ी डाउन भी होगी कट ऑफ, ठीक है। क्योंकि 10th में इस बार दिल्ली का जो रिजल्ट मैंने देखा है उसके अकॉर्डिंग लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कुछ बच्चों के पास तो ज़्यादा बच्चे हुए हैं, लेकिन मार्क्स थोड़े से कम आए हैं। तो हो सकता है थोड़ी बहुत कट ऑफ डाउन हो, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया उससे। लेकिन कट ऑफ सिर्फ उस पर डिपेंड ही नहीं करता, कट ऑफ एक चीज़ पे और भी डिपेंड करता है कि कितने बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने अप्लाई करते हैं, तो उस पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा। और उसमें भी ये डिपेंड करेगा कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखो। जो मैंने बताया है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, उसमें 5-10% ऊपर नीचे भी हो सकता है मार्क्स का जो बताया हुआ है। तो थोड़ा सा वेट करो, फर्स्ट कट ऑफ आने के बाद सब क्लियर हो जाएगा, ओके। और फॉर्म जल्दी रिलीज होने वाले, फॉर्म फिल कर देना सब लोग। कैसे फिल करना है, क्या होगा, कब से होगा, कितना टाइम मिलेगा, सब कुछ बताया जाएगा। चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखो और सारी नोटिफिकेशन इनेबल करके रखो, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई और डाउट हो तो कमेंट कर देना, या फिर इंस्टाग्राम या एफबी पे पूछ लेना, ओके।